नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि विभव कुमार की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर हुई थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर बुलडोजर से ढहाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप किसी का घर कैसे ढहा सकते हैं अगर वह अभियुक्त है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि वो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे और उनकी जमानत के बाद अब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी बात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उनके विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। आज ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर के ऊपर रेड भी की और बाद में उनको हिरासत में ले लिया। गुजरात के बाद अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ आ गई है। 2-3 दिन हुई भारी बारिश के कारण वहां पर कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। इस बाढ़ में तेलंगाना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग की गई है और फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि सलमान खान के साथ बड़ा इतरा रहा था, इसलिए फायरिंग करवाई। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की टिकटों को लेकर फाइनल बैठकें चल रही हैं। बीजेपी ने भी अपनी फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है और आज प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के साथ मिलकर टिकटों का डिसाइड हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी फाइनल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तय कर ली है। अभी भी बैठक जारी है। आज रात तक लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। कल कांग्रेस भी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। ये सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि उनके पीए विभव कुमार भी जेल में बंद हैं। विभव कुमार किस आरोप में बंद हैं? विभव कुमार के ऊपर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया था। घटना पुरानी है और आज सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए कहा है कि 100 दिन से ज़्यादा इनकी न्यायिक हिरासत हो गई है और उनको विदेश नहीं जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वो सीएम हाउस में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे और एक बार भी वो सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे। उनके ऊपर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। अब मैं आपको घटनाक्रम बता देता हूँ। करीब 3 महीने पहले की बात है। स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल इलेक्शंस के दौरान जब बाहर आए हुए थे जमानत के ऊपर, तो स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलना चाह रही थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। वो सीधे सीएम हाउस के सीएम के घर पे घुस गई, अरविंद केजरीवाल के घर पे घुस गई। तो उस समय विभव कुमार ने उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने वहां पर ड्रामा क्रिएट कर दिया। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड स्वाति मालीवाल को रोक रहे थे, उनको स्वाति मालीवाल की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो उनको गालियां देती हुई दिख रही है और बाहर आके स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। हालांकि इसकी पूरी मामले की पूरी जांच होनी चाहिए अगर विभव कुमार ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने फ़ोन करके पुलिस को कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है और स्वाति मालीवाल ने शुरुआत में यही बताया था कि विभव कुमार ने उनको थप्पड़ मारा है, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी एफआईआर करवाई और उसमें छेड़खानी तक के और कपड़े फाड़ने तक की बात उन्होंने लिखवाई और मेडिकल भी उनका हुआ। मेरे को लगता है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और सारी सीसीटीवी और जितने भी गवाह हैं उनकी बात होनी चाहिए। और विभव कुमार को उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, जेल में थे, पिछले 3 महीने से वो जेल में थे। आज फाइनल सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है और जमानत के बाद वो बाहर आएंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वही कि सीएम हाउस में वो नहीं जा पाएंगे, ना वो पीए रह पाएंगे और ना सीएम हाउस के जितने भी लोग उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे जब तक सारे गवाहों के बयान नहीं हो जाते। तो ये एक अपडेट थी, मेरे को लगा कि आपको बता दूं। स्वाति मालीवाल आजकल बीजेपी के नज़दीक चली गई हैं और बीजेपी उनके इस मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी की काफ़ी नज़दीकी आजकल स्वाति मालीवाल मानी जाती हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता को आज जब जमानत मिली है।
जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन संभालते थे विजय नायर, आज उनको जमानत मिली है। वो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बंद थे। अब उस मामले में सिर्फ एक आदमी रह गया जो जेल में बंद है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। विजय नायर की गिरफ्तार की जो जमानत है उसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब फाइनली उनको भी, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिली जाएगी, उनको भी राहत मिली जाएगी। सितंबर में उनके मामले में इसी महीने उनके मामले में सुनवाई होनी है, तो अरविंद केजरीवाल भी इस महीने जेल से बाहर आ सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर भी आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानुतुल्लाह खान के बारे में है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इस ईयर के एंड में या फिर अगले ईयर की शुरुआत में, 2025 की शुरुआत में। तो उसी का रंग दिखने लग गया है। आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान के घर पे रेड की है और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में जो मुस्लिम माइनॉरिटी, जो उनकी ठीक ठाक पॉपुलेशन है, और अमानुतुल्लाह खान मुस्लिम माइनॉरिटी के बड़े नेता माने जाते हैं, और आम आदमी पार्टी को जितने भी मुस्लिम वोट मिलते हैं उन्हीं की बदौलत मिलते हैं, तो उन्हीं को ही बीजेपी ने टारगेट कर दिया है। और उसका कारण ये है कि तो पोलराइजेशन भी उन इलाकों में बीजेपी करना चाहती है, दिखा के कि देखो ये मुस्लिम लीडर हैं, ये तो भ्रष्टाचारी हैं और ये इस किस्म के हैं। तो ये बीजेपी की एक नई रणनीति है, देखना होगा कि इसमें क्या निकल कर आता है। अमानुतुल्लाह खान के ऊपर आरोप तय हो पाते हैं या नहीं हो पाते, सिद्ध हो पाते हैं या नहीं हो पाते, ये आगे की बातें हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर गुजरात में जो बाढ़ आई हुई थी उसी से रिलेटेड है, लेकिन गुजरात के साथ साथ अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ आ गई है। गुजरात में अभी स्थिति थोड़ी सुधर रही है, बारिश कम हो रही है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बारिश हुई है, कई इलाकों में बाढ़ आई है, और तेलंगाना में तो 9 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वहाँ के जो नेता हैं वो लगातार ट्वीट करके बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मदद पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर मदद पहुँचा रहे हैं। तो एक हिसाब से मैंने पहले भी कहा था कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इंडिया में अब देखे जा रहे हैं। एकदम से बाढ़ आ जा रही है, हैवी रेन होती है, भारी बारिश होती है, उसी के तुरंत बाद कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति इंडिया में बन रही है। तो ये काफ़ी ऐसी चुनौतियां हैं जो अब आगे भारत के लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो उन्हीं में से एक ये घटना थी, तो मुझे लगा कि आप तक बताई जाए कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की एक घटना है जिसके कारण अब फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है इसको, कि एकदम से आई हुई बाढ़, तो वो हमें देखने को मिल रही है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कनाडा से आई, और कनाडा में जो सिंगर एपी ढिल्लों हैं उनके घर के ऊपर फायरिंग की गई है। एपी ढिल्लों हम सबको पता है कि पंजाबी बड़े सिंगर हैं, और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि एपी ढिल्लों लगातार सलमान खान के साथ बड़ी मस्तियां करता फिर रहा था, इसलिए हमने ये शूटिंग करवाई है। आपको बता दें कि सलमान खान के साथ एपी ढिल्लों का एक गाना आया था, इस कारण उन्होंने कहा है कि हमने ये फायरिंग करवाई है, और इसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पे। हम सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का भी कत्ल करवाया था। अब पंजाब के दूसरे बड़े स्टार एपी ढिल्लों के घर के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग करवाई है। सलमान खान के घर के ऊपर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग फायरिंग करवा चुकी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए, और बीजेपी को देखना चाहिए। बीजेपी बल्कि इनको सपोर्ट करे, मुझे तो लगता है, नहीं तो अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसे देश के इतने बड़े बड़े स्टारों को ऐसे तंग करते हैं। और जितने भी ये स्टारों के ऊपर हमले हुए हैं वो आप थोड़ा देखिए कि वो सब माइनॉरिटी से आते हैं, कोई सिख माइनॉरिटी है, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो एक हिसाब से हवा दी जा रही है, वो हम सबको पता है कि वो किस वजह से दी जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कई अपडेट हैं। पहली अपडेट तो यही है कि आज रात को या फिर कल सुबह तक कोई फाइनल लिस्ट बीजेपी और कांग्रेस रिलीज कर सकती है अपने कैंडिडेट्स की। बीजेपी की भी आज फाइनल मीटिंग हो गई है, और कांग्रेस की भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल मीटिंग थी, और इसमें सभी जो धड़े हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों को टिकट मिले। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी में ज़्यादातर टिकटों का बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, और जिसमें मनोहर लाल खट्टर की बहुत ज़्यादा चली है। और कांग्रेस में बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत ज़्यादा चली है, लेकिन कई टिकटें केंद्रीय नेतृत्व ने हुड्डा को डांट कर बदली भी हैं।
तो हुड्डा का और केंद्रीय नेतृत्व का थोड़ा बहुत कई सीटों पे टकराव भी दिखा और इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की चलती हुई बताई जा रही है। और कल तक लिस्ट आ जाएगी। 5 तारीख से हरियाणा में नॉमिनेशन फाइल होने शुरू हो जाएंगे और 5 तारीख के बाद हरियाणा में आप फुल फ्लैज इलेक्शन खड़ा होता देखोगे। हम 5 तारीख के बाद हम भी ग्राउंड पे होंगे और आप तक खबरें पहुंचाएंगे। आज 2 सितंबर है, सिर्फ 3 दिन का इंतजार करिए और कल कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आ सकती है और 5 तारीख तक दोनों ही पार्टियां अपनी फुल फ्लैज 90 की 90 विधानसभा सीटों पे टिकट अनाउंस कर देंगी। टिकटों के बंटवारे को लेकर हमने आज धर्मेंद्र कवारी जी से बात की है। वे लगातार हरियाणा की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सुनिए उनकी और हमारी बातचीत। आपको क्या लग रहा है कि जो टिकट है वो मेरा अंदाजा है, जो मेरे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि 3 सितंबर तक बीजेपी मोस्टली सीटों को फाइनल कर देगी। आज के टाइम पे वो 50 से 55 सीटों को फाइनल करे बैठी है। कांग्रेस का थोड़ा सा लेट हो रहा है। कांग्रेस को कोई कह रहा है कि पहली सूची 3 सितंबर या 4 सितंबर को आएगी। फाइनल सूची आते आते 6 सितंबर लोग कह रहे हैं कि 6 सितंबर तक कांग्रेस भी कर लेगी। कौन से बड़े नाम हैं जिनकी टिकट कट जाए मेरे को हैरानी ना हो। जैसे एक नाम तो मैं ही कह देता हूँ कि कमल गुप्ता हिसार से उनकी टिकट कट जाए तो मुझे हैरानी नहीं है। और कौन से ऐसे बड़े नाम हो आपको लग रहा है? मनीष ग्रोवर कल जो उन्होंने मनीष ग्रोवर जी की टिकट कट जाए कोई हैरानी की बात नहीं है। कमल गुप्ता की टिकट कट जाए कोई हैरानी की बात नहीं है। रणजीत जी की टिकट कट जाए कोई हैरानी की बात नहीं है जी। और रणजीत चौटाला, हाँ रणजीत चौटाला जी की। और ये बीजेपी में जितने नेता पुत्र हैं इनमें राव इंद्रजीत जी की बेटी को छोड़ के बाकी सबको टिकट ना मिले, इस बात की भी पूरी संभावनाएं मुझे लगती हैं जी। और कांग्रेस के जो सीटिंग एमएलए हैं उनमें से आधों की टिकट कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीटिंग एमएलए के ऊपर तो कह रहे हैं कि सीटिंग एमएलए की नहीं काटेंगे, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये कांग्रेस सरप्राइज देने लग गई है। वो अपनी वो चीज़ें खबरें लीक करवाती है जिसको देख के बीजेपी अपनी रणनीति बदले। बीजेपी भी यही काम करती है। ये पहले जाल में फंस जाया करते हैं इनके। अब कांग्रेस भी वही खबरें लीक करवा रही है जिससे उनको फायदा होगा उसके बिल्कुल अपोजिट। तो बहुत और सारे सूची लेट आएगी। कई मुझे लगता है कांग्रेस की सूची नामांकन भरने के दिन तक भी आएगी क्योंकि उनके पास कैंडिडेट की भीड़ है और उस भीड़ को भी मैनेज करना है। तो कांग्रेस की सूची तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म भरने के दिन तक आए 3-3 कैंडिडेट को वो बोल देंगे कि आप लोग अपना फॉर्म सारा तैयार रखो, आप में से किसी एक को टिकट देंगे और चुनाव भर देना। क्यों नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये दूसरे कैंडिडेट, इनका भी तो कैंडिडेट चाहिए, उन्हीं में से तो आने हैं। जो कैंडिडेट इनेलो बसपा को चाहिए या फिर जजपा और चंद्रशेखर को चाहिए वो कैंडिडेट कहाँ से, आसमान से थोड़ी पैदा होंगे, वो इन्हीं में तय आने हैं। तो वो वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की। जिसको चुनाव लड़ना है देखो वो तो लड़ेगा चुनाव, इनकी टिकट पे लड़ेगा, किसी और टिकट पे लड़ेगा। पूरा गेम इस बात पे निर्भर करता है बीजेपी को ऐसे कैंडिडेट खड़े करने हैं। बीजेपी वो और दुष्यंत को क्यों करेंगे कि थोड़ा दुष्यंत को मजबूत करो। दुष्यंत की मजबूती की वजह से बीजेपी 5 साल सत्ता में फालतू रहेगी। आपका नाम भी चल रहा है नायब सैनी के खिलाफ कि आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कर नायब सैनी खुद के लिए हल्का नहीं ढूंढ पा रहे, अभी उनको तय तो करना है। लाडवा कहा जा रहा है, ये पहली आ रहा है। बीजेपी आप यकीन मानना उस दिन चुनाव हार जाएगी जिस दिन करनाल से लाडवा शिफ्ट होंगे, अगर वो ऐसा कर रहे हैं। अगर बीजेपी में थोड़ी बहुत अकल है उनको करनाल से ही चुनाव लड़ना चाहिए। करनाल से सीटिंग मुख्यमंत्री अगर अपनी सीट बदल रहा है, इट मीन्स हरियाणा में वो मान चुके हैं हमारी सत्ता जा रही है। अगर कांग्रेस के अब मान लो किलोई से भूपेंद्र हुड्डा अपनी सीट बदल ले, दूसरी पे चला जाए, क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग आप बताओ? हाँ, कहेंगे कि मतलब इतनी सेफ सीट। और करनाल जो पंजाबियों का गढ़ है, जिसने 9.5 साल हरियाणा प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है और जिसको हालिया मुख्यमंत्री, वो अपनी सीट क्यों बदल रहा है भाई? इसका मतलब उसकी सीट खतरे में है। और अगर करनाल से मुख्यमंत्री की सीट ही खतरे में है तो फिर ये इनका वो चुटकुला सुना एसएचओ वाला। एक गांव में ना बहुत सारे पुलिस वाले किसी काम से गए एसएचओ के साथ, तो वो रात को रुकना होगा, सरपंच के घर रुके, तो सरपंच ने सेवा पानी तो करनी थी भाई। तो बोला एसएचओ साहब आपके लिए क्या बनवाएं खाने में? तो एसएचओ बोला भाई मैं तो खिचड़ी लूँगा। तो वो हौलदार थे मेरे जैसे, बोले जी आप खातर? बोले भाई हमारा तो न्यार भेदो फिर भाई हमारा एसएचओ ही खिचड़ी खाओ। तो जब मुख्यमंत्री की सीट सेफ नहीं है तो दूसरों की किसकी होगी? तो बीजेपी दिखा, पता है कई बार आदमी डर में बहुत मजबूत दिखाता है खुद को। बीजेपी है ना, डर में खुद को मजबूत दिखा रही है। उसके पास पैसा है, पावर है, संसाधन है, मीडिया है,
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा के पूर्व सीएम पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बारे में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज उनको कोर्ट में जाना भी पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको अपने बयान भी दर्ज करवाने पड़े और ईडी ने लगभग 3 करोड़ 68 लाख रुपए की उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रखी है। उनके ऊपर ईडी ने आरोप लगा रखा है कि इनके पास 108% ज़्यादा संपत्ति पाई गई थी। इनकी आय से ज़्यादा 108% संपत्ति पाई गई थी। तो एक हिसाब से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उम्र दराज भी हो गए हैं, 90 प्लस उनकी उम्र है, लेकिन उनकी जीवटता तो आपको पता ही है कि एकदम बिल्कुल उनके चेहरे पे नूर भी है और पॉलिटिकल गतिविधियों में इतना नहीं दिखते हैं। अभय चौटाला को उन्होंने आगे कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। और मैं कहूँ तो हरियाणवी भाषा में कहूँ तो धोती वाले पॉलिटिशियनों में से एक बचे हुए हैं। अब आपको हरियाणा की पॉलिटिक्स में धोती वाले पॉलिटिशियन नहीं दिखते। जैसे देवीलाल होते थे, बंसीलाल होते थे, ये सब धोती बांधते थे। तो अब धोती वाले आखिरी पॉलिटिशियन ओम प्रकाश चौटाला बचे हुए हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी जो भागदौड़ है वो कोर्टों के बीच में ही रह रही है। कभी उनको ईडी के मामले में आ जाता है, कभी किसी भ्रष्टाचार घोटाले में आ जाता है। तो उनका एक लंबा टाइम, मैं तो कहूँगा कि जीवन के आखिरी साल उनके अब कोर्टों के चक्कर काटते हुए बीत रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने 8-10 साल जेल काट ली है। अब कम से कम उनको अपने आखिरी के जो 2-3 साल बचे हुए हैं जीवन के, उनको आराम से जीने देना चाहिए। स्टेट को भी थोड़ा सा बुद्धि होनी चाहिए कि कम से कम किसी इंसान के आखिरी के जो 2-3 साल बचे उनमें तो उनको शांति मिले। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो बेसिकली हरियाणा में बागी विधायकों और उनमें फूट को लेकर है। जो जेजेपी पार्टी है, जेजेपी पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने आज ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं बचे हैं, इसलिए वो हमारे जेजेपी के विधायकों को तोड़कर ले जा रही है। और नारा वो नारे 85 पार के दे रही हैं, लेकिन उनके पास अपने नेता नहीं है। दुष्यंत चौटाला की खीज निकल रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक थे, जेजेपी पार्टी के 10 विधायक जीत के आए थे, उसमें से वो खुद दुष्यंत चौटाला, दूसरी उनकी माता नैना चौटाला, उनके अलावा जितने भी विधायक थे वो सब दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। कुछ कांग्रेस में चले गए और करीब 5 विधायक बीजेपी में चले गए हैं। आज भी बीजेपी पार्टी ने ज्वाइनिंग करवाई है। उनके विधायक और मंत्री रहे देवेंद्र बबली की ज्वाइनिंग हुई है। इसके अलावा रावनिया सुरजाखेड़ा की भी ज्वाइनिंग हुई है। हालांकि रावनिया सुरजाखेड़ा के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, उनके ऊपर बलात्कार के आरोप भी लगे हैं। नरवाना से वो विधायक हैं। अनूप धानक की भी ज्वाइनिंग हुई है। तो दुष्यंत चौटाला के जितने भी नेता थे उनको बीजेपी अपने तोड़कर ले गई है। एक बीजेपी से जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी आजकल बड़े इंटरेस्टिंग बयान दे रहे हैं इसको दुष्यंत चौटाला को लेकर। उनको कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला तू भी कुछ सीटें जीत के आ, तभी बात बनेगी हमारी। तो एक हिसाब से बीजेपी चाह रही है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी किसी सीन में दिखें ताकि कांग्रेस को नुकसान हो, और कुछ सीटें अगर जीत के लाते हैं तो फिर बीजेपी दोबारा से सरकार बनाने की हिम्मत में हो सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर पंजाब से आई और पंजाब के तरन तारण में किसानों का धरना चल रहा है। डीसी दफ्तर के सामने धरना चल रहा है। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो एक्सप्रेस वे है उस जम्मू कटरा वाला, उसी के खिलाफ ये है और ज़मीनों का मामला है। इसमें ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है। किसानों ने कहा है कि हम सहमति के बिना ज़मीन अधिग्रहण नहीं करने देंगे, कब्जा नहीं लेने देंगे। आपको जो हमारी डिमांड है उनको सुननी पड़ेगी। डीसी से बैठक भी हुई, लेकिन कोई सिट्टा निकला नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। जो अगली खबर है वो अगली खबर शंभू बॉर्डर से आई। शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा था। पंजाब ने अपने नाम प्रपोज कर दिए हैं, रणजीत सिंह घुम्मन और सुखपाल सिंह। सुखपाल सिंह तो पंजाब खेतीबाड़ी कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं और रणजीत सिंह घुम्मन जाने माने खेतीबाड़ी विशेषज्ञ हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इस तरीके से हरियाणा से देवेंद्र शर्मा का नाम भेजा गया है और 2 नाम और हैं। उनमें से एक जो पूर्व न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो हैं। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये कमेटी किसानों से बात करेगी और किसानों से बात करके एक साइड रोड की खुलवाने की कोशिश करेगी। तो देखना होगा कि कमेटी किसानों के साथ कब मीटिंग करती है, कब उसकी क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो वो तो अभी गर्भ में है, भविष्य गर्भ में है, उसके बाद ही उसके बारे में कोई कमेंट कर पाऊँगा मैं। और अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी किसान आंदोलन से रिलेटेड है। आज बीकेयू उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने भी चंडीगढ़ में एक रैली की। मटका चौक के ऊपर, मटका चौक कह रहा हूँ कि जो 34 सेक्टर वाला रैली ग्राउंड है वहाँ पे ये रैली हुई,
राकेश टिकैत भी आए थे और उसमें पंजाब सरकार से मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया भी उस रैली में शामिल हुए किसानों की में। और गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा और किसानों की तरफ से किसानों का ही नुमाइंदा बनकर बात करूंगा। और काफ़ी और भी बातें हुई पंजाब सरकार से। बीकेयू उग्रा ने कई और मुद्दों पे भी बात की। बीकेयू उग्रा हाँ बेसिकली जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसका हिस्सा नहीं है। और उसमें बलवीर राजेवाल हों, उग्राहा हों या फिर रुल्दू मानसा या और जितने भी ये नेता हैं ये सब शामिल नहीं हैं। और शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे आप सबको पता है कि अलग से आंदोलन चल रहा है। ये लोग आंदोलन के हक में नहीं है। इनको लगता है कि अभी एक दिन का कोई रैली बुला ली या डीसी दफ्तर के बाहर पुतले फूक लिए उसी से ही काम चल जाएगा, आगे कभी आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो सेक्शन है। हालांकि अभी देखना होगा कि इनकी आगे की क्या रणनीति रहती है। तो मोटा मोटा आज जो दिन भर की खबरें थी, जो चीज़ें थी, वो इन्हीं के आड़े दवाड़े घूमती रही। यही आज पॉलिटिकल डिस्कशन था। बाकी हरियाणा का चुनाव शुरू हो जाएगा तो फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिलेंगी मेरे द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी।